नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आज आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री पार्ट 3। जो लोग सीधा इस पार्ट को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है अपने जीवन के साथ धोखा ना करें। पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आए, तभी हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी कि उस समय के भारत में किस तरीके से इवेंट्स और घटनाएं घटित हो रही थी। अगर आप अपने साथ धोखा करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस पार्ट को देखें, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि वो जो इवेंट्स इंटरलिंक थे वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर उनको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम चलते हैं अपने इस लेक्चर के लिए। अब तक लेक्चर 2 के अंदर हम लोगों ने बात करी थी एनसीएम की, मतलब असहयोग आंदोलन की हमने बात करी थी 1920 में। 1920 के अंदर गांधी जी ने एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस तरीके से था कि ब्रिटिश सरकार के लिए हम लोगों को असहयोग प्रदान करना था। इसके बारे में डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, मैं ज्यादा उस पर समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं सीधा आता हूं। 1920 के बाद लगभग 1922 के स्टार्टिंग तक ये माहौल हो गया था पूरे देश में। गांधी जो बंगाल, जो हमने टाइगर की बात करते हैं गांधी जी, उनकी एक अलग ही लहर हो गई थी। हर कोई गांधी जी को सपोर्ट करने लग गया था। सब लोग स्टार्ट हो गए थे कि हम ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल असहयोग करेंगे और गांधी जी ही हमारे इकलौते नेता हैं। और इस तरीके से होने लगा कि वहां पर छुटपुट हिंसा की घटनाएं भी होने लगी। उसी हिंसा की घटनाओं के दौर में एक जगह थी चौरी चौरा। ये जगह कहां है? ये जगह है नियर गोरखपुर। और ये चौरी चौरा को अगर आप मैप के अंदर देखेंगे ना तो चौरी चौरा अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है। इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो एक तरफ इसके सारनाथ हो जाता है, एक तरफ सारनाथ है, एक तरफ इधर जाएंगे इधर मगध आ जाता है, इधर आप देखेंगे तो कुशीनगर है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध, ठीक है ना। इस साइड आप चलेंगे तो अवध एरिया आ जाता है। अवध से कौन थे? बाबा रामचंद्र। अब बाबा रामचंद्र के बारे में जानते हैं? रामचंद्र, ये बाबा रामचंद्र कौन थे? ये किसान आंदोलन के बहुत बड़े, किसान मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे। कौन थे? बहुत बड़े लीडर। तो क्या घटना घटित होने लगी वहां पर कि छोटी मोटी जो हिंसा की घटना होने लगी थी, उसी सीरीज में चौरी चौरा के अंदर क्या हुआ, एक भीड़ ने आकर 22 पुलिस वालों को एक थाने के अंदर जिंदा जला दिया। यह घटना इतनी बड़ी घटना घटित हो चुकी थी कि महात्मा गांधी इससे बहुत ज्यादा ही आहत हुए। और यह घटना घटित होने का समय लगभग था 5 फरवरी 1922 के आसपास ये घटना घटित हुई। सब तरफ से गांधी जी, क्योंकि गांधी जी क्या थे? गांधी जी अहिंसावादी इंसान थे। उनको नहीं चाहिए था कि मैं पूरे इस देश को लेके चलूं और पूरे इस देश में हिंसा होने लग जाए, ये होने लगे। तो उनका एक मोटिव, जो सत्याग्रह का, जिस चीज के लिए वो टाइगर जाने जाते, जिस चीज के लिए माना जाता था कि हाँ गांधी जी कुछ है, वो थी उनकी अहिंसा, उनका सत्याग्रह। और जब उनका सत्याग्रह अहिंसा फेल होने लगा तो उनको ये लगा कि अभी मेरा देश इतने बड़े मूवमेंट के लिए, इतने बड़े आंदोलन के तैयार नहीं है। तो इस चीज में आहत होते हुए उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी के आसपास, 12 फरवरी के टाइम पर उन्होंने इस एनसीएम को वापस ले लिया। एनसीएम सस्पेंडेड। अब देखो उस समय के भारत में क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है कि इस समय असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन में क्या हो रहा था कि लोगों ने स्कूल छोड़े थे, लोगों ने नौकरियां छोड़ी थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज को पढ़ने जाना स्टार्ट कर दिया था, भाई अपने अपने काम शुरू करने स्टार्ट कर दिए थे। अब अचानक से इस असहयोग आंदोलन का बंद हो जाना, सिर्फ आप ये देखें 7-8 दिन के अंदर ही जब ये आंदोलन इस तरीके से बंद हुआ तो पूरे देश में एक उथल पुथल सी मच गई। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो एक उत्तेजित समाज था हमारा, उस उत्तेजित समाज को चरम शिखर पर पहुंचाकर, क्योंकि जो मोमेंटम 1920 से धीरे धीरे बन रहा था वो मोमेंटम एक पीक पर पहुंच चुका था, उसको शिखर पर पहुंचा के वहां पर तड़पता हुआ छोड़ दिया कि अब आप कर लो। गांधी जी का पॉइंट अपनी जगह, उनकी जगह ठीक था, पर समाज को इस तरीके से ऐसे उत्तेजित होकर छोड़ देना, ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया इस चीज ने कि वहां पर लोग बिलखते रह गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी चीज को बोला था अपने किसी बयान में कि आपने समाज को इतना बड़ा उत्तेजित करके एक चरम पर पहुंचा दिया जहां पर जाके आपने उसको वैसा छोड़ दिया जिसकी वजह से इस पूरे देश में अब यूथ जो है और जो जनता है वो उसके पास समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो करें क्या। अब जब ये ऐसी एनसीएम सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद क्या घटना होने लगी कि उसके बाद 2 ग्रुप बाइफरकेट हो गए।
भाई कुछ लोग थे जो गांधी जी के एकदम सपोर्ट में आ गए, कुछ थे भी बिल्कुल उनके अगेंस्ट में हो गए। कुछ लोग कहलाए नो चेंजर, नो चेंजर, और एक जनता कहलाई गई प्रो चेंजर। अब जो हिंदी के छात्रों को लिए ऐसे समझाता हूं, नो चेंजर मतलब जो चाहते हैं कि सस्पेंड हो गया एनसीएम, अब कुछ ना हो और हम अपने हिसाब से आगे चीजें बढ़ा लेंगे। प्रो चेंजर जो चाहते थे कि अब समाज में कुछ और चीज चेंज होनी चाहिए। तो नो चेंजर, तो अब क्या हुआ, नो चेंजर के अंदर कौन कौन आ गए? नो चेंजर में थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी, और प्रो चेंजर में कौन थे? सी आर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब क्या होने लगा कि जो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो अब जो ये नो चेंजर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या स्कूलों में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, इन्होंने स्टार्ट किया स्वदेशी चरखा। मतलब जो गांधी जी ने बोला कि मेरा देश अभी तैयार नहीं है इतने बड़े आंदोलन के लिए, क्योंकि जितना बड़ा आंदोलन उसके लिए उतनी ज्यादा पेशेंस उसको चाहिए समाज को। जब समाज के अंदर पेशेंस नहीं है तो क्या, जो ये नो चेंजर थे ये गांधी जी के पाथ पर चलने लगे। इन्होंने कहा कि हम समाज के अंदर पेशेंस लेके आएंगे, चीजें बढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या, स्वदेशी चरखा स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव लिए, स्कूल में पढ़ाने लगे, ठीक है ना, और भी काम करने लगे, लोगों की वैसे जाके हेल्प करने लगे। अब ये जो प्रो चेंजर थे, ये प्रो चेंजर कहने लगे कि अब हम ब्रिटिश सरकार को मारेंगे, सिस्टम में घुस के मारेंगे, ब्रिटिश सरकार को मारेंगे, उसके सिस्टम में घुस के मारेंगे। तो अब ये दोनों लोग अड़ गए कि भैया अब हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के थ्रू ही हम ब्रिटिश सरकार को हरा सकते हैं, उसके अलावा हम उनको हरा नहीं सकते। और हम ब्रिटिश सरकार में जब घुस जाएंगे सिस्टम का, जब हम पार्ट बन जाएंगे तो हम सिस्टम को बदल सकते हैं। तो अब आप इस चीज को, जो लोग होंगे वो इस चीज को इस तरीके से रिलेट कर रहे होंगे। आपके कुछ साल पहले की बात है, आपने अन्ना हजारे मूवमेंट देखा था, अन्ना हजारे मूवमेंट था, सेम यही कंडीशन थी। एक नो चेंजर ग्रुप बना, एक प्रो चेंजर ग्रुप बना। प्रो चेंजर में कौन आ गए? अरविंद केजरीवाल आ गए। क्या बना दी इन्होंने? आप पार्टी बना दी। नो चेंजर में क्या, इनिशियली योगेंद्र यादव नहीं थे इनके साथ, यहां पे क्या योगेंद्र यादव आ गए, है ना। फिर क्या आ गया, फिर किरण बेदी आ गई यहां पर, ये सब लोग काम करने लगे। अब जब इस तरीके से पार्टी बनानी थी, आप जैसे इस तरीके से पार्टी बनी है, तो आप कंटेम्प्रेरी चीजों को से समझ सकते हैं कि उस समय भी यही कंडीशन चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल कौन बन गए? ये थे सी आर दास। इन्होंने कहा अब हम पार्टी बनाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाई एक स्वराज पार्टी। क्या पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी, ठीक है ना, एक स्वराज पार्टी बनाई। अब ये स्वराज पार्टी क्या करती, इसने करे इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। स्टार्टिंग में गांधी जी इसके अगेंस्ट थे, बट लेटर ऑन वो इस चीज के उसमें आ गए कि भाई चलो ठीक है, आप पार्टी से इलेक्शन लड़ लो, पर मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं, बट मैं ठीक है, मैं आपको एग्रीमेंट देता हूं। क्योंकि उस टाइम गांधी जी एक बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत बड़े नेता थे, अगर उनकी असहमति होती तो ये लोग कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो कर सकते थे, पर उसमें अच्छे से जीत नहीं सकते थे, क्योंकि कांग्रेस का मतलब उस समय गांधी था, कांग्रेस का मतलब गांधी था। तो भाई इन्होंने, सी आर दास ने क्या किया, स्वराज पार्टी बना ली। स्वराज पार्टी बनाई 1923 के अंदर, 22 में ये खत्म हुआ, 1923 में इन्होंने पार्टी बना ली। और क्या भाई, ये इसके वाइस प्रेसिडेंट बना दिए मोतीलाल नेहरू, तो दोनों ने मिलकर अपनी एक पार्टी बना ली। अब ये पार्टी क्या करी, इस पार्टी ने भाई थोड़े से कुछ अच्छे भी काम करे। क्या काम करे, उस समय कपास की खेती जो होती थी उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, तो जो एक्साइज ड्यूटी का बिल था उस बिल को इन्होंने रिजेक्ट करवा दिया। क्या करवा दिया? रिजेक्ट करवा दिया। और क्या था, जो उस टाइम पर नमक था, सॉल्ट था, सॉल्ट के ऊपर भी क्या चल रहा था कि टैक्स लगता था, उस टैक्स को इन्होंने क्या करवाया, कम करवाया। अब यहां तक जब कहानी चल रही थी हमारे देश के अंदर, उसी टाइम पर एक सडनली क्या हुआ, 1925 के अंदर ये भाई साहब, कौन, सी आर दास भाई साहब चल बसे, जिलो सत्यानाश। मतलब अब ये चल बसे, तो अब क्या हुआ, जो इनकी पार्टी थी, भाई पार्टी का मेन फोकस का मेन लीडर ये थे सी आर दास। अब जब वही खत्म हो गए तो पूरे क्या, उस पार्टी की तहस नहस सी हो गई। तो जब वो पार्टी तहस नहस हुई तो उसके बाद स्वराज पार्टी का काम बिल्कुल कम हो गया 1925 के बाद। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूं करंट के हिसाब से, प्रेजेंट में भी एक स्वराज पार्टी है, उसके नेता कौन है? उसके नेता है, वो पार्टी किसने बनाई थी? वो पार्टी बनाई थी योगेंद्र यादव ने।
किसने बनाई है? योगेंद्र यादव ने आपकी ये एक पार्टी बनाई है। कौन सी पार्टी बनाई है? स्वराज पार्टी बनाई है, जो प्रेजेंट में काम कर रही है। ठीक है, ये पूरा तरह इंसिडेंट समझ में आया। मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ करना है आप ले सकते हैं। ठीक है ना, बाकी डिटेल में मैं ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक लूंगा, स्वराज पार्टी लूंगा, उसके काम क्या क्या काम किए वो भी बताएंगे, किस तरीके से काम चल रहा था वो बताएंगे, चौरी चौरा में क्या हुआ एग्जैक्टली, वो सब चीज हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एक एक इवेंट लेके आएंगे। अभी क्या है, अभी मैं आपको एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं कि आपको समझ में आए कि उस समय के भारत में किस प्रकार की परेशानियों से और दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा था। मैं वो कंटेम्प्रेरी से भी कुछ चीजें लिंक कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि वो सिचुएशन क्या थी, वो माहौल क्या था। भाई जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनी है, अन्ना हजारे मूवमेंट था, अन्ना हजारे मूवमेंट क्या हो गया, एक तरह से एनसीएम समझ लीजिए आप कि वो पूरे उस पर चरम पे चला गया। तो इस तरीके से प्रो चेंजर और इस तरीके से नो चेंजर की कहानी आपको समझ में आती है। तो जी ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या हुआ, अब आगे क्या बात चल रही थी, अब आगे आए आपके साइमन कमीशन। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात कि साइमन कमीशन 1927 में ही क्यों आया? ये 1927 में इसलिए आया क्योंकि क्या हुआ, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे। ठीक है ना, अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब हर 10 साल के अंदर हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और या मतलब एक तरीके से कहिए नए नए रूल्स बनाएंगे और उनका रिव्यू करा करेंगे। तो अब हर 10 साल बाद, तो मतलब 1929 के अंदर अगला रिफॉर्म और अगली सरकार का ये कमीशन बैठना था। अच्छा, 1929 में तो बैठना था, पर 1927 में क्यों आ गया ये 1927 में इसलिए आया कि उस टाइम पर ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन होने थे। क्या होने थे? ब्रिटेन इलेक्शन होने थे, और वहां पर ऐसी हवा चल गई थी कि वहां पर लेबर पार्टी में विन। क्या हो गया? लेबर पार्टी वहां जीत सकती थी। अब जब उनको ये लगा लेबर पार्टी जीत सकती थी, तो लेबर पार्टी एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो जो अगर उनको लगा कि लेबर पार्टी जीतेगी तो डेमोक्रेसी बहाल करेगी। ठीक है ना, जब डेमोक्रेसी बहाल करेगी तो भारत के लोगों का सपोर्ट करेगी, तो जब भारत के लोगों का सपोर्ट करेगी तो ये जिस तरीके से रिव्यू करके उसको भारत को दबा के रखना चाहते हैं, उस तरीके से उतना दबा के वो लोग नहीं रख पाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी करो कि साइमन कमीशन लेके आ जाओ। अब जब साइमन कमीशन भारत में आया तो ये कमीशन था 7 लोगों का, 7 पीपल का। ठीक है ना, ऑल आर व्हाइट बोले तो ऑल आर ब्रिटिश। अब भारत के अंदर ये चीज उठने लगी कि भाई जब तुम हमारे लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, हमारे लिए कोई रिपोर्ट बना रहे हो, हमारे लिए कोई कमीशन बना रहे हो, तो भाई हम लोगों को तो इन्वॉल्व करो। जब हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो किस तरीके से आप बनाओगे? नहीं बना सकते, गलत है ये चीज। तो क्या हुआ, इस कमीशन का ना भारत में आके विरोध होने लगा। किस बात पे विरोध हुआ? कि इसको बोलने लगे साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद जब ये व्हाइट मैन कमीशन को इन्होंने विद्रोह करना के नाम से इनका अपोजिट करना स्टार्ट किया, तो 1927 के अंदर ही कांग्रेस का सेशन हर साल हो रहा था। 1927 के अंदर आईएनसी सेशन हुआ। ठीक है ना, ये आईएनसी सेशन कहां हुआ? ये हुआ मद्रास के अंदर। अब जब मद्रास के अंदर हुआ तो इसको प्रेसिडेंट किसने किया? इसको किया मुख्तार अहमद अंसारी ने। किसने किया? मुख्तार अहमद अंसारी ने। अब इन भाई साहब ने करवाया कि इस कमीशन का हम करेंगे विरोध, कमीशन को बाइकॉट कर दिया कि कमीशन का हम बाइकॉट करते हैं, अब हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ये मुख्तार अहमद अंसारी कौन थे? ये वन ऑफ द फाउंडर किसके? जामिया मिलिया। आपको मैंने इसी हिस्ट्री में बताया कि जामिया मिलिया कब स्टैब्लिश हुई थी? 1920 के अंदर, एनसीएम की ड्यूरेशन के टाइम पर। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, यहां पर ये विद्रोह चल रहा है, साइमन कमीशन का बाइकआउट कर दिया गया है। अब जब ये बाइकआउट किया गया है तो भाई ब्रिटिश सरकार भी ताब में आ गई। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार बोलती है कि भाई साहब या तो हमारी बात मान लो, हमारी बात नहीं मान रहे तो क्या करो? तो ऐसा करो, एक अपना ही बना लो, क्योंकि हमसे तो ना हो पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है अपना बना लो। तो क्या अबे भारतीय तो, अरे चचा तुम अपना, हम बिल्कुल बना दें। तो इन्होंने क्या किया, 1928 में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया भारतीयों ने। वो कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बताता हूं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाया? वो कहलाया
नेहरू रिपोर्ट, वो कहलाया नेहरू रिपोर्ट। अब जब ये नेहरू रिपोर्ट आई तो ऐसा तो था, अब क्योंकि ये पूरा चैलेंज जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, ये दिया गया था पूरी भारतीय कम्युनिटी को। किसको दिया था, पूरी भारतीय कम्युनिटी को। तो भाई सभी के दिल में ठेस लगी कि तुम ब्रिटिश साले, तुम हमको सिखाओगे, तुम गोरे साले हमको सिखाओगे। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, ले, हमने ये पूरी नेहरू रिपोर्ट बना के उनको दे दी। अब इस नेहरू रिपोर्ट को जब बनाया तो इसको बना के, ऐसा नहीं है कि खाली कांग्रेस ने बना के इसको पास कर दिया, तो इन्होंने क्या किया, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, एक क्या बोले, ऑल पार्टी एक मीटिंग बुलाई। अब इस ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि ये रही हमारी रिपोर्ट, इस तरीके से हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बने, इसको सब पास करो। सबने कर दिया, बिल्कुल ठीक, हम इसको पास करते हैं और इसको हम ब्रिटिश सरकार को दे देंगे। पर वहीं पर एक चचा थे, कौन चचा, वो चचा है मोहम्मद अली जिन्ना। अब उनने क्या, उन्होंने कहा कि भैया एक तो इन्होंने बहुत बड़ा मौका दिया, किसने, ब्रिटिश ने, कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, तो मेरी मुस्लिम लीग पीछे कैसे रह जाए, हम भी तो हीरो बनेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसका अपोज करने लगे, नहीं हम नहीं बनाने देंगे, मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम हमारी डिमांड मानो, हमारी मानो तभी हम करेंगे। तो ऐसे करके इन्होंने कहा कि नहीं भाई, इस तरीके से हम ये उसको अपोज करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं इसको फिर रब कर रहा हूं तब तक। तो अब जब ये सब कहानी चल रही थी 1928 तक, अब इससे पहले भी कुछ ना कुछ इस देश में पक रहा था। क्या पक रहा था, ऐसा नहीं है कि खाली एक तरफ से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे तो सारा काम चल रहा था। जब 1922 के अंदर हमारा एनसीएम सस्पेंड हुआ, एनसीएम जब हमारा सस्पेंड हुआ, तब ऐसा नहीं था कि भारत में सब केवल नो चेंजर प्रो चेंजर ही हो गए। उसी टाइम पर क्या था, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी थे। भाई जब यूथ को आपने स्कूल छुड़वा दिए, काम छुड़वा दिया, सब कुछ छुड़वा, वो करे तो करे क्या, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि भाई लोगों में जोश था, तो क्या हुआ, यूथ ने अपने अपने कुछ अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर कुछ ग्रुप्स बनाए। उसी ड्यूरेशन में 1924 के आसपास एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई गई। और इसको बनाया किसने, इसको बनाया भैया रामप्रसाद बिस्मिल ने। रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, इस नाम से तो आप वाकिफ होंगे। ये कहां थे 1911, किसमें, बॉम्ब केस, भूल गए क्या, कौन सा पार्ट देखना है, हिस्ट्री के पार्ट 1 पार्ट 2, तभी बोला मैंने हिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 देखो। नहीं देखोगे भूल जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक लिंक नहीं करोगे। बॉम्ब केस में थे सचिंद्र नाथ सान्याल, और इन्हीं के साथ में जो इस एचआरए को बनाया सान्याल थे, एक और थे सचिंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने भी इसमें दिया, जोगेंद्र चंद, मतलब काफी लोग थे जिन लोगों ने इसको एचआरए को बनाया। अब ये एचआरए क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन गया था। अब इस एचआरए ने क्या, भाई जब बन गया गरम खून है, कांड तो करने हैं। तो 1925 में आके इन्होंने क्या किया, एक कांड किया। कौन सा कांड, काकोरी कांड। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, काकोरी एक जगह है, इस जगह पर एक ट्रेन थी जो लखनऊ से आ रही थी, वहां पर जाके उसमें आर्म्स वगैरह थे, पैसा था, सोना था, वो सब इन्होंने क्या किया, लूट लिया। जब ये सब इन्होंने लूट लिया तो इनको भाई इसमें से धरे गए, बहुत सारे लोग रखे गए, तो अरेस्ट भी किए गए इसमें से। तो फिर क्या हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार की लूट और ये सब करी थी, तो क्या इसको फिर धीरे धीरे करके सस्पेंड सा करने लगे थे। इसके ऊपर इसको ऑपरेट करा, इसको कि भाई सप्रेस किया गया कि ये चीज अब और उठ ना पाए। तो फिर क्या था, इस ग्रुप के अंदर और भी लोग थे, भाई चंद्रशेखर आजाद भी थे, और लोग भी थे। फिर इस ग्रुप ने दोबारा रिवाइव किया। कब रिवाइव किया, 1928 के आसपास। तब इस टाइम पर जो एचआरए था उसको बना दिया गया HSRA, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो था, ये क्या जोड़ दिया, सोशलिस्ट, इसमें शब्द जोड़ दिया गया। अब ये सोशलिस्ट शब्द किसके कहने पे जोड़ा गया, ये जोड़ा गया भगत सिंह के कहने पे। किसके कहने पे, भगत सिंह के कहने पर ये सोशलिस्ट शब्द इसमें जोड़ दिया गया। अब पेपर में क्वेश्चन आया था कि इसको HSRA को किसने बनाया, तो उस टाइम पर कौन कौन थे, आजाद भाई साहब थे, ठीक है ना, भगत सिंह थे, ठीक है ना। फिर उस टाइम पे क्या, सचिंद्र नाथ सान्याल भी थे,
सुखदेव भी थे। इन सब लोगों ने मिलकर इसको HSRA को उस टाइम पर बना दिया गया। अब जब हम रिवॉल्यूशन मूवमेंट ढंग से पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसने क्या क्या बनाया, क्या क्या हुआ। बट ये मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे रहा हूं कि ऐसा नहीं था कि जहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया चल रही थी उसी के साथ साथ एक मिलिटेंट एक्टिविटीज भी इंडिया के अंदर चल रही थी। तो उसी टाइम पर 1928 के टाइम पर ही क्या भगत सिंह ने के सॉन्डर्स के ऊपर शूट कर दिया। जब उसको शूट कर दिया तो उसके बाद भाई इनकी धरा पकड़ी शुरू होने लगी कि भाई इनको पकड़ना है, अरेस्ट करना है, ये सब चीज करनी है। सॉन्डर्स केस में भगत सिंह थे और राजगुरु थे। उसके बाद जब इनको अपना विरोध प्रकट करना था तो उन्होंने क्या असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया। तो बॉम्ब फेंकने कौन गए थे? बटुकेश्वर दत्त गए थे और भगत सिंह गए थे। इन सब के बारे में डिटेल में बाद में बातचीत करेंगे। बस आपको एक मोटा माटी ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रक्रिया चल रही थी, जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, उसके साथ साथ भारत में एक तरीके का इस तरीके का विद्रोह भी उत्पन्न हो रहा था, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर कुछ छोटी मोटी हिंसा की घटनाएं घटित हो रही थी। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, फिर आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब 1828 के अंदर ये जब नेहरू रिपोर्ट दी गई, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट का जब बहिष्कार किया कि नहीं भाई साहब हम नहीं मान रहे इस रिपोर्ट को, हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, हमारी डिमांड मानो तो हम मानेंगे वरना हम इसको नहीं मानेंगे। तो क्या किया गया 1929 के अंदर लाहौर सेशन किया गया। लाहौर सेशन हुआ, लाहौर में सेशन हुआ। ये किसका सेशन? INC का सेशन था। इसको प्रेसाइड किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। पप्पा ने क्या किया? अभी पप्पा ने रिपोर्ट दी है, ठीक है ना, पप्पा ने यहां रिपोर्ट दी 1928 के अंदर। अगले साल का INC सेशन किसने किया? उनके लड़के ने अगले साल क्या किया? INC का सेशन प्रिसाइड किया है। तो अब जो भारत के अंदर गोल चल रहा था किसका? स्वराज का। जो भारत के अंदर स्वराज की बात चल रही थी, ये बात कब से चल रही थी? ये स्वराज की बात चल रही थी 1905, ठीक है ना, कि हम स्वराज लेकर आएंगे। तो अब ये स्वराज कन्वर्ट हो चुका था। क्या अब इनको स्वराज नहीं चाहिए था, अब उनको चाहिए था पूर्ण स्वराज। मतलब भैया आप अपने घर जाओ, अब हमें जान बख्श दो हमारी, अब हमें खुद जिएंगे, खुद जीने दो, मतलब खाने दो, जीने दो। तो इन्होंने अब कांग्रेस का जो गोल था, जो गोल पहले हुआ करता था स्वराज, अब वो गोल क्या कन्वर्ट हो गया? पूर्ण स्वराज के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जब ये सेशन हुआ तो 31 इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। किसने? INC ने। कांग्रेस ने कहा कि या तो हमारी रिपोर्ट मानो, हमारी रिपोर्ट को पास करो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके हिसाब से बना दो, नहीं तो हम तुम्हारे एक विद्रोह पैदा करेंगे। क्या विद्रोह पैदा करेंगे? इन्होंने क्या किया 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे भारतीय ध्वज को अनफर्ल किया और उस डे को मतलब फ्लैग उसको होस्ट किया उस टाइम पर। तो यहां पर उन्होंने इस तरीके से अपने एक विद्रोह वो किया, शो किया। अब क्या चल रहा था जब विद्रोह शो किया? तो 26 जनवरी 1930 को इन लोगों ने क्या किया? इस दिन को एज अ पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया कि अब हम 26 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और अल्टीमेटम दे रखा था कि हमारी बात मानो नहीं तो हम वो करेंगे। अब तब तक क्या हुआ, जब इनसे बोला गया कि हमारी बात मानो नहीं तो हम अल्टीमेटम, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो इस टाइम पर अब गांधी जी को लग रहा था कि यार 10 साल हो गए, मजा नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो होना चाहिए। और मूवमेंट भी ऐसा बन चुका था, पूरा माहौल ऐसा बन गया कि कांग्रेस ने अपनी भाई, उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमने बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन, सब बातें कर दी, फिर भी हमारी बात नहीं मान रहे। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया माहौल है, अब इस माहौल में अपना कुछ करिश्मा दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसी टाइम पर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, उसको उन्होंने चालू लॉन्च किया। ये लॉन्च कब किया? ये लॉन्च किया लगभग 12 मार्च 1930 को। देखो एग्जाम में आपको ये 12 मार्च 13 मार्च याद नहीं रखना, ये सिर्फ डेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अंदाजा लगे कि घटनाएं किस स्पीड से और किस तरीके से घटित हो रही थी। आप देख रहे हैं दिसंबर 1929 को झंडा फहराया है, जनवरी में 26 को, जनवरी के एंड में उन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस मना दिया। उसके बाद गांधी जी ने अपनी कुछ 11 डिमांड दी कि हमारी बात मानो नहीं तो हम सिविल डिसोबीडिएंट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया 1930 में अपना मार्च के आसपास अपना सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चालू कर दिया। अब इस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में क्या चालू किया इन्होंने, इसको स्टार्ट किया कहां से? साबरमती से। साबरमती से लेके कहां तक गए? ये गए दांडी।
डांडी एक जगह है। कितने ये गए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ज्यादा भीड़ नहीं ले जाएंगे, 78 सत्याग्रही, क्योंकि पहले वो देख चुके थे कि भाई भीड़ को ले जाऊंगा तो भीड़ से मतलब हिसाब किताब खराब हो जाता है, तो उन्होंने कहा 78 को ले गए और वहां पर जाके डांडी में जाके इन्होंने, उस टाइम पर एक कानून चलता था सॉल्ट लॉ, उसको ब्रेक किया। क्या क्या सॉल्ट लॉ को उन्होंने ब्रेक किया, और जब इन्होंने ये ब्रेक किया तो वो ब्रेक एक सिंबल माना गया, और उस दिन से ये पूरा लॉन्च हो गया। सीडीएम जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, उस टाइम से लॉन्च किया हो चुका था। और उस लॉन्च में उन्होंने ये चीज बोली कि अब हम सविनय आपसे आपकी अवज्ञा कर रहे हैं। अब ये चीज देखो कि वो लाठी सीधी नहीं मारते थे, सविनय अवज्ञा मतलब चासनी लपेटी और फिर दी लाठी खींच के। तो सविनय अवज्ञा कर रहे थे कि अब हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, अब हम आपकी हर चीज में अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा मतलब उन्होंने सब चीजों का बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बाइकआउट करना सॉल्ट टैक्स का कर दिया, क्लोथ्स का, स्कूल्स का, कॉलेज का। सेम वही कहानी पहुंच रही है जो 1920 के आसपास जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, उसी की तर्ज पर इन्होंने यहां पर ये सारा काम करना शुरू कर दिया। जब ये सीडीएम चल रहा था, तो अब ये जो सीडीएम था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कि ऐसा नहीं था कि केवल सेंट्रल इंडिया में या सेंट्रल इंडिया तक ही स्थापित रह गया हो। अब ये जो सविनय अवज्ञा था, ये बहुत दूर दूर तक गया। बहुत दूर का मतलब नॉर्थ वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट बोले तो पंजाब पाकिस्तान वाला जो रीजन था, इस तक भी गया। यहां पर क्या, यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, खुदाई से आप समझते क्या, भगवान है। खिदमतगार मतलब जो उनका सेवक होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्वेंट ऑफ गॉड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये किसने बनाई, ये बनाई अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, खुदाई खिदमतगार को। कहां पर, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस क्या हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, पंजाब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, वहां पर ये बनाई गई। ऐसा ही था नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी ये काम चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट में कौन थी, नॉर्थ ईस्ट में थी हमारी रानी गैडिल्यू। रानी गैडिल्यू ये कहां से थी, ये मणिपुर से थी, बट एक मेजरली काम कहां कर रही थी, ये काम कर रही थी नागालैंड के अंदर। तो इन्होंने नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में अपने इस मूवमेंट को, सीडीएम को, जो भारत इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको नॉर्थ ईस्ट तक इन्होंने पहुंचाया। अब क्या काम चल रहा था कि जब ये सारी चीजें चलने लगी, तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि 1931 से क्या चल रहा था। बट उसी टाइम पर क्या हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बोला गया। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए की जा रही थी, आपको याद होगा 1927 में मैंने आपको बताया ये साइमन कमीशन आए थे। इस साइमन कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां से, ब्रिटेन में की जा रही थी, ताकि लोग आए और अपनी बात का भाई बताएं कि क्या करना है। क्योंकि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था एक तरीके से, कि भाई इस तरीके से भारत में एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह, ये सब चीजें थी। तो उसी टाइम पर क्या हुआ, कांग्रेस ने तो भाई इसको बिल्कुल नकार दिया, क्योंकि भारत के अंदर क्या चल रहा था, सीडीएम चल रहा था, सविनय अवज्ञा। जब ये अवज्ञा कर ही रहे हैं, तो चाहे राउंड टेबल करो चाहे सीधी टेबल करो, हमने जाना तो है ही नहीं। तो कांग्रेस ने क्या किया, आईएनसी ने इसको बाइकआउट किया, हम नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या, भाई मुस्लिम लीग को मौका मिला कि ठीक है चलो ये तो बढ़िया मौका है, मेरी बात, मैं अपनी बात भी कह दूंगा, ब्रिटेन में हो ही रही है तो ठीक है। तो यहां पर इन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए मुस्लिम लीग ने, कि भाई ये हमारी डिमांड है, आप हमारी इन डिमांड को मानो, तब हम इनकी नेहरू रिपोर्ट और जो भी फलाना ढिमाका रिपोर्ट्स वगैरह सब चीजें हम तब हम उन सारी चीजों के ऊपर बात आपसे करेंगे। तो क्या पूरा ये सीडीएम चल रहा है आपका। अब इसके चलते चलते हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में 1931 में किस तरीके से सीडीएम आगे प्रोसीड करा, क्या क्या हुआ, क्या समझौते हुए, क्या नुकसान हुए, और उस समय के भारत में किस तरीके से आगे चीजें बढ़ रही थी, ये हम आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हिस्ट्री सेक्शन में ऐसा करा दूंगा कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, मैं आपको कितना भी रटा लूं, कुछ भी कर लूं, आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़े बहुत कर लेंगे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बट जो बैकग्राउंड में चीजें चल रही थी, इन्फ्रेंस आप कभी नहीं निकाल पाएंगे।
इन्फ्रेंस निकालना है तो आपको चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी और उनके आंसर्स करने पड़ेंगे। लेटर ऑन हम हर टॉपिक से एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।